बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन की कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को अगर मैं बताऊं तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रोसेस है या कंप्यूटर जो कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स को विद इन अ सेकंड सॉल्व करता है या उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उसके पीछे सोच क्या कार फरमा है, कौन से रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं या क्या वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी बेस पर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग या कंप्यूटर का जो प्रोसेस करने वाला सिस्टम है वो ऑपरेट होता है। तो वो सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो स्किल्स और टेक्निक्स होती हैं उनको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। ये असल में वो तमाम इंस्ट्रक्शंस, वो तमाम टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारी की सारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाती हैं। इसके जरिए ये थिंकिंग ही एक्चुअली वो कीस्टोन है जिसकी वजह से जो कंप्यूटर हैं वो इतने पॉपुलर हुए हैं और जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर हम मूव करते हैं, हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन थिंकिंग के कॉर्नर स्टोन्स क्या हैं। तो ये वो बेसिक्स जो की स्टोन या कॉर्नर स्टोन्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज अ डीकंपोजिशन। इसके दौरान हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है हम उनको छोटे छोटे स्टेप्स या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसको हम डीकंपोजिशन करना कहते हैं कि एक बड़े प्रॉब्लम को, बजाय इसके कि एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, हम उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं, फिर उसके छोटे छोटे सॉल्यूशंस को सम अप करके उस बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या चीज है? इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ गया है जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसको हमने सॉल्व करना है, हम उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं क्या उसमें कोई ऐसा पैटर्न या ऐसी चीज पाई जा रही है जो पीछे किसी प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल हो चुका हुआ है ताकि हम उसको आगे भी इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इसके अंदर हम वो जो पैटर्न्स हैं उनके प्रिंसिपल्स या उसको हम मजीद एब्स्ट्रैक्ट करने की तरफ जाते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। देन वी हैव एल्गोरिथमिक डिजाइन। एल्गोरिथम, फिर हम जब उस प्रॉब्लम का पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये एक वो फ्लो है जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वन बाय वन जरा इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में हम क्या करते हैं? हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर। अब एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल करने की बजाय हम क्या करते हैं? हम उसको छोटे छोटे सिस्टम या छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम इंडिविजुअली डील करके फिर जो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बड़ा बिग प्रॉब्लम है, उसको हम आगे छोटे स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, फिर मजीद उसमें पैटर्न फाइंड आउट करके मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और जहां तक हम जा सकते हैं हम उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब इसका फायदा हमारे पास क्या होता है कि इस प्रॉब्लम के अगर 10 पहलू बनते हैं, 10 फील्ड्स बनते हैं, तो हम हर फील्ड को इंडिविजुअली जब सॉल्व कर लेते हैं तो इनके इंडिविजुअल सॉल्यूशन मिलकर हमारे जो बिग प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बन जाती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा इसका अहम कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एस्पेक्ट है दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। ये भी एक बहुत अहम इसकी फील्ड है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ गया है हमने उसको डीकंपोज कर लिया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हम देखने की ये कोशिश करते हैं कि उन हिस्सों के अंदर या वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हमारे सामने आए हैं क्या उस तरह का कोई प्रॉब्लम पहले भी हमारे सामने आ चुका है जिसका हम सोल्यूशन पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, उस जैसा या उससे मिलता जुलता कोई प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी सॉल्व अगर हो चुका हुआ है तो हम उसके सोल्यूशन से भी इसको हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गेम डिजाइन कर रहे हैं, आप एक गेम डेवलप कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसके अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स
पैटर्न या एक्शंस को देखते हैं जो मुमकिन है किसी और गेम में भी यूज हुआ हो, तो आप उसको वहां से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो जो इस हिस्से के अंदर सबसे अहम काम यही होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को पहले से सॉल्व प्रॉब्लम के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि अगर पैटर्न कहीं पे सिमिलर मैच हो रहा है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आपको इस एग्जांपल के बारे में बताता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अगर आप वर्ड यूज करते हैं व्हीकल का, तो एक व्हीकल के अंदर हर तरह की व्हीकल्स आ जाती हैं। उसमें बोट्स आ सकती हैं, उसमें एयरबोर्न व्हीकल जैसे प्लेन्स है वो आ सकते हैं, उसके ऊपर रोड साइड वाली जितनी भी व्हीकल्स है वो आ सकती हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, एक पर्टिकुलर ज्यादा प्रिसाइज ज्यादा फोकस्ड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहां पर हमने बोट्स और बाकी अदर चीजों को सेपरेट कर दिया। हम बात करेंगे सिर्फ व्हील्ड व्हीकल्स, यानी कि ऐसे व्हीकल्स जिनके पहिए होते हैं। तो अब मजीद एब्स्ट्रैक्शन आ गई। अब जब हम व्हील्ड व्हीकल्स की तरफ जाते हैं तो उसमें अब 2 व्हीलर्स भी आ जाते हैं और 4 व्हीलर्स भी आ जाते हैं। जब 4 व्हीलर्स को मजीद स्पेसिफाई करें तो उसमें अब जो डिफरेंट टाइप्स के 4 व्हीलर्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को क्लियर करते जाते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। हम जनरलाइज सिचुएशन से एब्स्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब आगे हम बात करते हैं कि एक एल्गोरिथम जो है उसके क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, कि उसके अंदर क्लैरिटी हो। हम जो भी एल्गोरिथम डिजाइन करने जा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, उसके एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक मीनिंग की तरफ, एक सिंगल मीनिंग की तरफ लेके जाएं। ऐसा ना हो कि आप जो एल्गोरिथम डिजाइन करें उससे एक के बजाय कई टास्क जो है वो पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो, या उसमें किसी तरह का उबहाम नहीं होना चाहिए, कोई चीज मुबहम नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। देन वी हैव वेल डिफाइंड इनपुट्स। आप जो इसको इनपुट दे रहे हैं वो बिल्कुल डिफाइंड हो, वो बिल्कुल प्रिसाइज हो, फोकस्ड हो, ताकि जितनी आप प्रिसाइज, जितनी क्लियर इनपुट देंगे सिस्टम उसको उतना ही बेहतर प्रोसेस करके उतनी ही क्लियर आपको आउटपुट दे पाएगा। देन हमारे पास वेल डिफाइंड आउटपुट्स होनी चाहिए। हम सिस्टम को ये बताएंगे कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो आप जिस तरह इनपुट उसको क्लियर देंगे कि ये आपके पास अवेलेबल है और ये हमें रिजल्ट्स रिक्वायर्ड है, जितना आप अपने आउटपुट के हवाले से क्लियर होंगे, प्रिसाइज होंगे, उतनी ही प्रोसेसिंग स्मूथ होगी। देन फाइनाइटनेस, कि वो फाइनाइट हो, ये ना हो कि आप कुछ इस तरह के लूप्स बना दें कि जो कभी खत्म ही ना हो, जो कभी टर्मिनेट ही ना हो, तो वो फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद फिजिबल, मुमकिन हो, वो सॉल्यूशन पॉसिबल हो, वो एल्गोरिथम जो अचीवेबल हो, तो ये भी जरूरी है। उसके बाद उसकी जो लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंट हो, ये उसके अंदर बैरियर ना हो कि उसको सॉल्व करने के लिए उस एल्गोरिथम के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज ही रिक्वायर्ड है जिसके बगैर वो ऑपरेट नहीं हो सकता। तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ये सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। ये वो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो बिल्कुल सिंपल होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉसिबल सॉल्यूशन तब तक चलते रहते हैं जब तक हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें ना मिले। हम डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस के दरमियान नेविगेट करते हैं जब तक हम अपना डिजायर्ड सॉल्यूशन उसको अचीव ना कर पाए। उसके बाद रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या है, इस किस्म के एल्गोरिथम के अंदर हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं सेवरल सब पार्ट्स के अंदर, कि हम उसके छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं और उन सब के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। टिल देन हमारा जो ओरिजिनल एल्गोरिथम है, जो ओरिजिनल रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अचीव नहीं हो जाता। देन वी हैव अ सर्चिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग एल्गोरिथम वो होते हैं जो एलिमेंट्स को या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को तब तक सर्च करते रहते हैं जब तक हमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। ओके जी, आगे मूव करें। ये हमारे पास जो एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे पढ़ चुके हुए हैं, उसकी एक इमेज है, ये आप उसको देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो एल्गोरिथम की टाइप है दैट इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एल्गोरिथम, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा एल्गोरिथम है जो चीजों को या एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो अरेंज ग्रुप्स को या डाटा को किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं।
देन वी हैव डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। इसके अंदर क्या होता है, हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर, फिर सब प्रॉब्लम्स को सिंगली एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं, फिर उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को मर्ज करते हैं, तो हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ जाता है। डिवाइड एंड कॉन्कर, कि हम पहले उसको डिवाइड करेंगे, फिर छोटे छोटे हिस्सों को कॉन्कर करेंगे, और वो उन छोटे छोटे हिस्सों के सॉल्यूशंस को मिलाकर हम जो मेजर सॉल्यूशन है उसको अचीव कर लेंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैंडमाइज एल्गोरिदम। रैंडमाइज जैसे कि नाम से जाहिर है, हम उसके अंदर कोई रैंडम एल्गोरिदम बना के छोड़ दें, या आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं, कि हम एक ट्राई करते हैं कि माइट बी पॉसिबल ये सोल्यूशन हो, पॉसिबली ये सोल्यूशन हो, ये सोल्यूशन हो, तो हम उसको तब तक ट्राई करते हैं रैंडमली जब तक हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाते। तो ये हमारे पास थी एल्गोरिथम्स की टाइप। आगे हम देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम या प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करते वक्त, हम उसी ऑर्डर में करते हैं जिस ऑर्डर में एल्गोरिथम लिखा जाता है। तो सीक्वेंस एक्चुअली एल्गोरिथम जिस मैनर में हम उसको लिखेंगे, जो स्टेप्स एल्गोरिथम में पहले हैं उसको हम उसी तरह ही एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसको हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट होती है अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो, अदरवाइज ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कंडीशन सिलेक्शन है कि जब तक हमने जो कंडीशंस अप्लाई उस पर की हुई हैं, जो कंडीशन या कॉन्स्टेंट्स लगाई हुई हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होती ये सिस्टम तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये तब तक अपने आप को एग्जीक्यूट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा जब तक हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिलता। ये सीक्वेंस खुद को रिपीट करता रहेगा, पॉसिबल सॉल्यूशंस के दरमियान नेविगेट करता रहेगा जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें नहीं मिल जाता। तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर एक्चुअली दो तरह के होते हैं, लूप्स दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप्स में क्या फर्क है? तो फाइनाइट लूप्स एक्चुअली वो होते हैं जिसके अंदर हम रेपिटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये सीक्वेंस जो है खुद को 10 बार रिपीट करेगा या 15 बार रिपीट करेगा, उसके बाद रिजल्ट आए या ना आए वो खुद को स्टॉप कर देगा। यानी कि उसकी जो रिपीटेशन की जो टर्म्स हैं वो उसको हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रोग्राम को कहते हैं कि वो अपने आप को 10 बार एग्जीक्यूट करवाता है, तो वो 10 बार एग्जीक्यूशन के बाद रुक जाएगा। अब पॉसिबल है कि वो 10 रेपिटेशन के दौरान मुमकिन है उसको हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाए, या ये भी मुमकिन है कि वो 10 रेपिटेशन में रिक्वायर्ड आउटपुट ना मिले। तो मतलब ये है कि 10 रिपीट करने के बाद वो रुक जाएगा, खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा अपने रिपीटेशन साइकिल को कंप्लीट करने के बाद। बट जो इनफाइनाइट लूप्स हैं ये खुद को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हम खुद इसको टर्मिनेट नहीं करवाते। ये खुद को रिपीट करते रहेंगे इनफाइनाइटली जब तक खुद से हम इसको एंड नहीं करवाते। जैसे स्क्रैच प्रोग्राम के अंदर एक ब्लॉक होता है रिपीट फॉरएवर का। रिपीट फॉरएवर मींस ये तब तक होता रहेगा, तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप उसको खुद से रोकेंगे नहीं। ओके जी, आगे हम देखते हैं कि एक एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो एसेंशियल हैं, किन चीजों को एड्रेस करना पड़ता है जब आप एक एल्गोरिथम को लिखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय द एल्गोरिथम, दैट इज क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन। कि फर्स्ट हम जिस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं इट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड डिफाइंड। हम सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हैं। Next is the limitation of the problem must be considered while solving the problem। कि हमें उसकी limitations क्या पता हो, कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसकी जो constraints हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं वो हमें पता हो, ताकि हम किस तरफ को जाएं और किस तरफ को ना जाएं। उसके बाद नेक्स्ट इज द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो इनपुट है वो मस्ट बी क्लियर, द आउटपुट मस्ट बी क्लियर। मतलब जो इनपुट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बड़ी प्रिसाइज हो, और जो उससे आपको आउटपुट रिक्वायर्ड है वो आप क्लियरली उसके एल्गोरिथम के अंदर लिखेंगे। द प्रोसेस सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज विद इन द गिवन लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट। अब जो इनपुट और आउटपुट आपने दे दी है, तो अब जो उसके अंदर प्रोसेस होना है वो प्रोसेस भी बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए
जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल आप 2 डिजिट्स को ऐड करना चाहते हैं, आप एल्गोरिदम लिखना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम आपके पास कि आप 2 डिजिट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आप उसके अंदर प्रोसेस लगा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन का लगा रहे हैं, तो ये एल्गोरिदम जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपने उसके अंदर प्रोसेस को सही से डिफाइन नहीं किया। तो ये वो बेसिक 5 चीजें हैं जो आप एक एल्गोरिदम को लिखने के लिए जरूरी होती हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि एल्गोरिदम को कैसे लिखा जाता है। तो इसके बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम प्री रिक्विजिशन, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो प्रोसेस की नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिफाइन करेंगे और सेकंड में उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहां पे आपके पास एग्जांपल है कि आपने 3 नंबर्स को ऐड करना है, उसका सम लेना है और उसको प्रिंट करना है। प्रिंट मींस ये होता है कि यहां पे प्रिंट आउट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पेज पे प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट का मतलब ये है कि आपको उसका रिजल्ट जो है रिक्वायर्ड है वो आपको वो डिस्प्ले करवाएगा। प्रिंट मीन है कि आपका डिसीजन हो चुका हुआ है और आप उसके आउटपुट को देखना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम 3 नंबर्स को जो है वो सम अप करना चाह रहे हैं। तो इसकी प्री रिक्विजिशंस या प्री रिक्विजिट्स क्या है? फर्स्ट, द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय द एल्गोरिदम। पहला नंबर पर आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे जो आप उस एल्गोरिदम से सॉल्व करना चाह रहे हैं। दैट मीन ऐड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। क्लियर डिफाइंड है आपकी प्रॉब्लम कि आप 3 नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं और उनके सम को प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसका सम आपको रिक्वायर्ड है 3 नंबर्स का। फिर देन द कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप उसकी लिमिटेशन, उसकी कंस्ट्रेंट्स, उसकी बाउंड्रीज वो बताएंगे। वो बाउंड्री क्या है? द नंबर मस्ट कंटेन ओनली डिजिट, नो अदर कैरेक्टर। कि आप 3 नंबर्स को जमा करना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट ये कि आंसर मस्ट बी अ नंबर, अ डिजिट। एक डिजिट होना चाहिए, कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, कोई पंक्चुएशन की अलामत नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। ये आपकी लिमिट है। उसके बाद आप इनपुट देंगे। इनपुट क्या है? 3 नंबर्स जिनको आपने ऐड करना है। फिर आपको आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए? सम ऑफ दीज 3 नंबर्स जो आपने इनपुट के लिए दिए हुए हैं। और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम टू गिवन द कंस्ट्रेंट्स, कि आप जो प्रोसेस उसको देना चाह रहे, जो मैं आगे आपको बात कर रहा था कि आपने इनपुट बता दिया कि आपने 3 नंबर आपके पास एज ए इनपुट है। आउटपुट क्या है? आप उनका सम आउटपुट के तौर पर चाहते हैं। अब आप उसको बताने जा रहे हैं कि प्रोसेस आपने क्या करना है, किस प्रोसेस के थ्रू आपने करना है। जरा गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। द सॉल्यूशन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ एडिंग 3 नंबर, इट कैन बी डन। अब हम प्रोसेस उसको बताने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर्स। ये हम उसको प्रोसेस बता रहे हैं। अब अगर यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर बताएं तो क्या हमारा एल्गोरिदम एक्यूरेटली एग्जीक्यूट होगा? नहीं। तो प्रोसेस को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको बता रहे हैं कि आप ऑपरेटर कौन सा लगा रहे हैं? प्लस वाला। ठीक है जी, ये आपकी प्री रिक्विजिशन है। प्री रिक्विजिशन में आप क्या कर रहे हैं? पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं कि 3 नंबर्स को ऐड करने हैं। फिर आप कंस्ट्रेंट्स बता रहे हैं कि उनके एडिशन या उनके सम का जो रिजल्ट आना चाहिए दैट मस्ट बी अ डिजिट। और उसके बाद आप उसको इनपुट दे रहे हैं। इनपुट क्या है? 3 नंबर्स हैं। आउटपुट क्या है? उन तीनों का सम है। और उसका प्रोसेस क्या है कि आप एडिशन वाला ऑपरेटर जो है उसको यूज करेंगे। नहीं जी, प्री रिक्विजिशन होगी। अब हम देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या बनेगा। ले जी, याद रखिएगा कि हमारा एल्गोरिदम हमेशा स्टार्ट कमांड से स्टार्ट होगा। हम उसको बताएंगे कि अब एल्गोरिदम यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? डिक्लेयर 3 इंटीजर वेरिएबल नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि 3 नंबर्स, उनका सम चाहिए। तो सबसे पहले हम वो 3 नंबर डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। उसके बाद take the 3 numbers to be added as input in variable number 1, number 2, number 3 respectively। अब उन 3 नंबर्स को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे as a input in these 3 variables। ये 3 वेरिएबल्स के अंदर आप उन तीनों नंबर्स को प्लेस करेंगे। उसके बाद डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल सम स्टोर द रिजल्टेंट सम ऑफ 3 नंबर। उसके बाद आप जो हमारी कॉन्स्ट्रेंट थी कि इसका सम क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। तो आप उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल डिजिट को डिक्लेयर करेंगे कि इसका कॉन्स्ट्रेंट के मुताबिक एक जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर, एक डिजिट ही होगा। फिर आप क्या करते हैं? आप प्रोसेस करते हैं 3 नंबर्स और उसका रिजल्ट जो है उस वेरिएबल सम जो यहां पे आपने डिक्लेयर किया था वेरिएबल सम, उसके अंदर स्टोर कर दिया जाए। फिर उसके बाद प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सम, कि उस वेरिएबल सम जिसके अंदर उसका रिजल्ट स्टोर हुआ हुआ है वो आपके सामने डिक्लेयर हो जाए और एंड ऑफ द एल्गोरिथम। तो इस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं थ्रू एन एल्गोरिदम। ये एक एग्जांपल थी एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसको मजीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए जी, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम प्रिंट वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। अब हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि एक नंबर को हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो इवन है या ऑड है। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है, हमने एक नंबर को चेक करना है इवन या ऑड। सबसे पहले हम प्री रिक्विजिशन फिल करेंगे। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन हमारे पास क्या है, नंबर मस्ट कंटेन ओनली डिजिट्स। अब जाहिर सी बात है, कोई नंबर इवन और ऑड हम चेक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी तो कोई नंबर ही होना चाहिए ना, ये हमारी लिमिट है। इनपुट हम क्या दे रहे हैं, अ नंबर जिसको हमने चेक करना है। आउटपुट हमारे पास क्या है, उसको एवेल्युएट हमने करना है वेदर इट इज इवन और ऑड, ये हमारी आउटपुट है। और सॉल्यूशन हम क्या दे रहे हैं, अब देखिएगा प्रोसेस, जो प्रोसेस आप उसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि किस प्रोसेस के तहत आप उसको चेक करेंगे। गौर से देखिएगा, द सॉल्यूशन कंसिस्ट taking remainder of the given number, checking whether the remainder is 0 or not। देखिए, अब अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है तो हम क्या करेंगे, हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर तो 2 पे डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मीन इट्स एन इवन नंबर, क्योंकि 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। और अगर कोई रिमाइंडर आता है नॉन जीरो रिमाइंडर, दैट मीन कि वो नंबर 2 पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, कोई ना कोई रिमाइंडर आ गया है, दैट मीन कि वो एक ऑड नंबर है। ये हम उसको प्रोसेस डिक्लेयर कर रहे हैं। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर की अब उसने क्या कमांड लगाई है, REM ऑपरेटर, बाय डिवाइडिंग इट विद 2 और एनी अदर मेथड। एनी अदर मेथड जो है हम उसको लिबर्टी देते हैं कि अगर हमारा मेथड आपको कंस्ट्रेंट करता है, फ्रीडम नहीं देता, तो आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस हम उसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप उस नंबर को 2 पे डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन इट्स एन इवन नंबर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता दैट इज एन ऑड नंबर। ये हमारी प्री रिक्विजिशन। प्रॉब्लम हमने उसको बता दी, हमें चेक करना है इवन है या ऑड है। कंस्ट्रेंट्स हमारी क्या है, इट मस्ट बी अ डिजिट। इनपुट हमारे पास क्या है, एक नंबर है जिसको हमने चेक करना है। आउटपुट क्या है कि हम उसको देखना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड है। और प्रोसेस हमने उसको सोल्यूशन क्या बताया है, जो पॉसिबल सोल्यूशन वो ये बताया है कि आप उसको 2 पे डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो एक इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये एक ऑड नंबर है। ले जी, अब हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट की कमांड विच डिक्लेयर के एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल नंबर 1। अब ये क्या है, ये वो नंबर है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि इवन है या ऑड है, तो हम उस इंटीजर को डिक्लेयर कर देंगे एज अ नंबर 1। देन टेक द नंबर 2 चेक एज इनपुट इन द वेरिएबल नंबर 1, कि हम उसको एज ए इनपुट डिलीवर करेंगे। जो इस वेरिएबल नंबर 1 को हमने लिया है, जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, वो एज ए इनपुट हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल रिमाइंडर टू स्टोर द रिजल्टेंट रिमाइंडर बाय 2 ऑफ द नंबर। अब हम एक और इंटीजर को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब वो इंटीजर किस लिए है, वो रिजल्टेंट होगा हमारा आफ्टर डिवीजन बाय 2। पहला जो हमने डिक्लेयर किया नंबर वो हमारे पास इनपुट थी, और दूसरा जो नंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारी आउटपुट होगी आफ्टर द डिवीजन बाय 2। प्रोसेस हम क्या दे रहे हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर यूज होगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा दैट मीन इट्स एन इवन, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये ऑड होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, इफ रिमाइंडर इज 0 देन प्रिंट नंबर इज इवन। अब ये कंडीशनल है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया इनपुट इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम उसको क्या कहेंगे, नंबर इज ऑड, और उसके बाद हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, एंड। तो होपफुली ये जो प्रोसेस है आपको इसने एक्सप्लेन किया होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटेशन थिंकिंग के अंदर, दैट इज अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एल्गोरिदम्स के अंदर। अब ये क्या है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरिकल और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम को पिक्चर्स के जरिए, सिंबल्स के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, ताकि उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके कि वो एल्गोरिदम किस मकसद के लिए है और क्या काम करता है। अब कैसे इसको बनाते हैं फ्लो चार्ट को, आगे हम जरा डिटेल से देखते हैं।
लेकिन फ्लो चार्ट को समझने से पहले आपको कुछ सिंबल्स को समझना जरूरी है। ये सिंबल्स ही एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि आप एल्गोरिदम में क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट इज अ सर्कल या एलिप्सिस, इसको कह लें एलिप्टिकल शेप है। ये एलिप्टिकल शेप क्या कहलाती है? ये टर्मिनल है, टर्मिनेटर है, मतलब स्टार्ट और एंड, ये दोनों एल्गोरिदम्स के दोनों जो टर्मिनल्स है, स्टार्टिंग टर्मिनल और एंड टर्मिनल, वो इंडिकेट होंगे सर्कल के साथ। उसके बाद हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किस लिए होती है? जितने भी एक्शन और प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे रेक्टेंगल में लिखे जाएंगे। उसके बाद एरोज हैं। एरोज जो है वो फ्लो को दिखाते हैं कि जो एल्गोरिदम है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। देन वी हैव दिस शेप, ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। ये पैरेललोग्राम, हम इसको इनपुट और आउटपुट फ्लो चार्ट में हम जितनी भी इनपुट और आउटपुट्स होंगी वो हम पैरेललोग्राम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन वी हैव दिस डायमंड शेप, ये हमारा डिसीजन होती है। ये हमारा प्रोसेसिंग के बाद जो डिसीजन आएगा वो इस डायमंड शेप के अंदर आएगा। तो ये 5 शेप्स या 5 सिंबल्स हैं जो आपको फ्लो चार्ट लिखने के लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लेकिन आगे अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, और एक फ्लो चार्ट लिखने से पहले हम देख लें कि रूल्स क्या है, फ्लो चार्ट लिखने के रूल्स क्या है। नंबर 1, यूज कन्वेंशनल फ्लो चार्ट सिंबल्स। जो भी सिंबल्स हमने दिखाए हैं, सर्कल है या पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, डायमंड है या एरोज है, आप सिर्फ इन शेप्स को इस्तेमाल करेंगे फ्लो चार्ट लिखने के लिए। उसके बाद एवरी फ्लो चार्ट मस्ट हैव द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक फ्लो चार्ट लिखना चाह रहे हैं कि उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट लाजमी होना चाहिए। देन ईच सिंबल शुड हैव वन एग्जिट पॉइंट एक्सपेक्ट द डिसीजन। सिंपल कि एक एग्जिट पॉइंट मीन ये है कि अगर आप कोई कंडीशनल एल्गोरिदम बना रहे हैं, कि अगर जैसे हमने पीछे देखा था इवन या ऑड नंबर देखना चाह रहे हैं, तो वहां पर डिवाइड होने के बाद हमारे पास 2 कंडीशंस बनती हैं। अगर तो रिमाइंडर 0 है हम उसको इवन डिक्लेयर करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है हम उसको ऑड डिक्लेयर करते हैं। तो ये 2 एग्जिट पॉइंट है। तो डिसीजन के बाद आपके पास एटलीस्ट 1 एग्जिट पॉइंट होना चाहिए जो आपको डिक्लेयर कर सके कि ये एक्यूरेटली उसका डिसीजन बनता है या नहीं बनता। अगर कंडीशन है तो वो 1 से ज्यादा एग्जिट पॉइंट्स होंगे, लेकिन कम से कम 1 एग्जिट पॉइंट जरूर होना चाहिए। उसके बाद फ्लो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। जो फ्लो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लो चार्ट हमेशा एक जगह पर यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। Then we have the flow lines coming out of the decision symbol should be labeled properly। कि जब आप फ्लो लाइंस को डिसीजन से बाहर निकालें तो वो उसको प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से लेबल करें कि वो किस कंडीशन के लिए है। वो यस नो वाली कंडीशन है, ऑड इवन वाली कंडीशन है, जो भी कंडीशन है आप उन लाइन के ऊपर उसको प्रॉपर्ली मेंशन करें कि ये लाइंस किस चीज को इंडिकेट कर रही हैं और किस डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके जी, आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं हमारे पास फ्लो चार्ट का। एडवांटेजेस क्या है? बनाना आसान है, समझना आसान है, मिस्टेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मिस्टेक्स आसानी से निकाल सकेंगे तो उसकी डिबगिंग भी आसान है। लॉजिक्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं क्योंकि आपके पास एक पिक्चर बन जाती है। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे, उस पिक्चर से हम आसानी से समझ सकते हैं और उसको डिबग भी आसानी से कर सकते हैं। अब अगर एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए यूज करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर इतने ज्यादा एरोज बन जाते हैं, इतनी ज्यादा फिगर्स बन जाती हैं कि उनको समझना जरा मुश्किल हो जाता है। इस तरह मॉडिफिकेशन जो है वो डिफिकल्ट है क्योंकि सबके लिए आपको इमेज बनानी पड़ती है और इसी तरह टाइम लगता है, ड्रॉ करनी पड़ती है डायग्राम्स, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। और जो पीपल है जो नहीं जानते फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में वो उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ और फ्लो चार्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके जी, हमारे सामने ये आप देखें, इफ आई कैन फिट इट इन द स्क्रीन। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है फ्लो चार्ट की, पॉलिश योर शू, कि आप शू पॉलिश कर रहे हैं और उसके लिए आप फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा। देखिए टर्मिनल पॉइंट्स के लिए जो एलिप्टिकल शेप्स हैं जो इसके टर्मिनल को बताते हैं, स्टार्ट और स्टॉप को। देन वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास क्या बता रही है? इनपुट और प्रोसेस को बता रही है। अब आप क्या करते हैं? प्रोसेस ओपन द शू पॉलिश, और एरो क्या बता रहा है कि फ्लो किस तरफ को चल रहा है? नीचे को। तो स्टार्ट किया, ओपन द शू पॉलिश, ये पुट पॉलिश ऑन ब्रश, ये हमारी इनपुट है। रेक्टेंगल आ गई है ना, तो ये हमारी इनपुट है, पुट पॉलिश ऑन ब्रश। फिर आगे प्रोसेस है,
पॉलिश वन शू, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में हमने इनपुट दी और रेक्टेंगल हमारा आ गया प्रोसेस। फिर आ गया पैरेललोग्राम आ गई, पुट पॉलिश ऑन द ब्रश, दोबारा फिर आप पॉलिश को ब्रश पर लगाएं, पॉलिश द अदर शू, ये हमारा प्रोसेस आ गया। और उसके बाद फिर सर्कल आ गया, स्टॉप। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको एक एल्गोरिदम का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बता रहा है। ओके जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए क्या देखने जा रहे हैं। इसमें आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए। 3 नंबर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट हमारा किससे हो रहा है जी, सर्कल से या एलिप्टिकल शेप से, जिससे हम एल्गोरिदम को स्टार्ट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम हमारी इनपुट है, क्या है, 3 नंबर्स है ए बी एंड सी। रेक्टेंगल हमारा प्रोसेस है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और फिर हमारा आउटपुट आ गया है प्रिंट सम, अगेन एक पैरेललोग्राम में, और फिर स्टॉप। तो ये इमेजेस और सिंबल्स जो है पिक्टोरिकली हमें एक एल्गोरिदम को शो करवाते हैं, जिनको समझना निहायत आसान है अगर आपको इन सिंबल्स की पहचान हो। एक और एग्जांपल, अब जरा हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं। जो आगे हमने एल्गोरिदम लिखा था इवन और ऑड नंबर के लिए। देखें जी, स्टार्ट हो रहा है जो हमारा प्रोग्राम, एल्गोरिदम हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमने पैरेललोग्राम इनपुट दे रहे हैं, क्या जी, अ नंबर। क्या देखना हम चाह रहे हैं कि इवन और ऑड के बारे में। एक नंबर है एज ए इनपुट, और उसके बाद हमने प्रोसेस दिया है रिमाइंडर का, उस ए को, ये जो परसेंटेज की अलामत है ना, ये एक्चुअली डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है, ए डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहां पर कंडीशन आ गई है। कंडीशन क्या आ गई है, हमारे पास जो रिमाइंडर है, देखिए एक डायमंड आ गया, ये डिसीजन है। डिसीजन अब 2 तरह के हो सकते हैं। अगर रिमाइंडर इज 0, यस, रिमाइंडर इज नॉट 0, नो। अगर यस है तो प्रिंट इवन, अगर नो है तो प्रिंट ऑड। तो ये है वो एग्जिट पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि आपके डिसीजन से कम एक एग्जिट पॉइंट और उससे ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। तो हमारे पास ये 2 एग्जिट पॉइंट से 2 लाइंस निकल रही है। आप देखें उसको लेबल किया हुआ प्रॉपर यस, और ये लेबल्ड है एज नो। तो अगर ये लेबल एरोज नहीं होते तो हम नहीं समझ पाते कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो हमारे डिसीजन से जितने भी, अब हमारे डिसीजन पॉइंट के ये जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, अब ये आपको बता देंगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा। अब आपने ये एरोज जो है उसको लेबल किया है, और यही लेबल ही आपको डिसाइड कर रहा है कि आप किस तरफ जाएंगे। प्रिंट करने के बाद ये हमारा एंड पॉइंट, स्टॉप, यहां पर एल्गोरिदम हो जाता है। तो यू सी कि हम जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। एक और एग्जांपल है जो हम पहले भी कर चुके होंगे कि आप फर्स्ट 10 इंटीजर्स का जो एल्गोरिदम है वो बनाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आपने पहले 10 इंटीजर्स जो हैं वो लिखने हैं, फर्स्ट 10 इंटीजर्स। ओके जी, हम क्या करते हैं, हम सी डिक्लेयर कर देते हैं, पहला इंटीजर विच इज इक्वल टू 1। स्टार्ट हम कहां से ले रहे हैं, 1 से। उसके बाद देखिए जी, डायमंड डिसीजन। अब यहां पर 3 हमारे पास जो एग्जिट पॉइंट्स हैं। अगर सी इज, कंडीशन हमारे पास क्या है, वो पहले 10 इंटीजर्स हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सी हमने डिक्लेयर किया हुआ है पहला नंबर, इट मस्ट बी लेस देन 11। अगर तो ये 11 से ज्यादा होगा तो ये यहीं से सर्कल खत्म, डिसीजन यहीं से ये आउट हो गया। ये इससे लेस नहीं है, स्टॉप हो गया, खत्म हो जाएगी ये काम। ये एग्जिट पॉइंट 9 की तरफ चला गया कि ये लेस देन 11 अगर नहीं है तो हम एल्गोरिदम वहीं पे खत्म, स्टॉप हो गए। बट अगर ये लेस देन 0 है तो हम यस करते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 11 से कम वाले इंटीजर्स चाहिए। तो लेस देन अगर 1 है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे सी को, और उसके बाद आगे देखिए C+1, उससे अगला इंटीजर चेक करेंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने C1 लिया हुआ है, ये लेस देन 10 है, तो अगला क्या बन जाएगा, 1 + 1 2, और दोबारा फिर ये चला जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। फिर हम चेक करेंगे कि क्या 11 से कम है। अगर तो 11 से कम है तो अगला आ जाएगा, फिर C+1 3 पे चले जाएंगे। अगर वो 11 से कम नहीं है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि एक एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट की मदद से कितनी आसानी से दिखाया गया। ये एक और एग्जांपल है जिसमें आप 10 नंबर तक के जो नंबर्स हैं उनका फ्लो बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी आसानी के साथ एक एल्गोरिदम को पिक्टोरिकल वे से फ्लो चार्ट की मदद से दिखा सकते हैं।
ओके जी, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास यहां पर है कि आप एक एल्गोरिथम लिखें लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स, के 3 नंबर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ABC को 3 नंबर्स हैं और हम देखना ये चाह रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब देखिए प्रोसेस कितना मजेदार है। अब यहां पे बताना हम ये चाह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स कौन ज्यादा ले रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हमारी पहला प्रायोरिटी क्या होगी, हम देखेंगे कि एल्गोरिदम में कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्टेप्स ले रहा है उसको हम निकाल देंगे। दूसरा है मेमोरी कंज्यूम बाय द सॉल्यूशन, कि अगर वो ज्यादा लोड डाल रहा है सिस्टम के ऊपर सॉल्यूशन जो है तो हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं तो हम वो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे सबसे बेहतरीन जिसके स्टेप्स कम हो और वो मेमोरी को कम कंज्यूम करे। अब एक एग्जांपल है कि हमने 3 नंबर्स में से डिक्लेयर करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसके 2 सॉल्यूशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा बनता है। देखें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 3 नंबर्स ABC यूनिक नंबर्स जो है वो हमने यहां पर ले लिए। उसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं ए को लार्जेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करें, कंडीशन ये लगा लेते हैं, फर्स्ट हम ये कंसिडर करते हैं ए जो है वो लार्जेस्ट है, फिर हम बी को चेक करते हैं क्या बी ए से लार्जेस्ट है। अगर तो बी ए से भी लार्जेस्ट है तो फिर क्या होगा, बी इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हो गया। फिर सी को चेक करेंगे क्या सी बी से लार्जेस्ट है, तो अगर सी बी से लार्जेस्ट है तो दैट मीन सी लार्जेस्ट है। अगर सी बी से लार्जेस्ट नहीं है तो बी ही हमारा पॉसिबल आंसर होगा। फिर हम प्रिंट करेंगे और उसको स्टॉप कर देंगे, यानी कि हम एक एक नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करके रिजल्ट निकाल रहे हैं कि कौन सा बड़ा है या नहीं है। अब ये होगा एक सॉल्यूशन। अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं जी। दूसरे सॉल्यूशन में क्या है, हम उसको स्टार्ट करेंगे, 3 यूनिक नंबर्स ले लेंगे, चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो देन गो टू स्टेप 6। अगर ए बी से बड़ा है तो फिर बी को हम कंपेयर करेंगे सी के साथ, अगर वो उससे बड़ा नहीं है फिर सी को कंपेयर करेंगे बी के साथ और फिर उससे उसका एंड पॉइंट जो है वो ले लेंगे। अब दोनों सॉल्यूशंस ही पॉसिबल हैं, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों तरीकों से आप एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, बट हम उसको प्रेफर करेंगे जिसके स्टेप्स कम होंगे और जो मेमोरी कम कंज्यूम करेगा। तो ये हमारे पास था एल्गोरिथम और उसको सिलेक्ट करने का तरीकाकार। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अब हम कुछ जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने नॉलेज को जब वो टेस्ट करते हैं। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड, कि एक बड़ी प्रॉब्लम को उसके छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन। हम उस बड़े प्रॉब्लम को तोड़कर छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि उसको सॉल्व करना आसान हो। नेक्स्ट, डिस्कवर द प्रिंसिपल्स दैट कॉज द पैटर्न ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, कि कौन सा वो प्रिंसिपल है जो पैटर्न को डिस्कवर करता है, दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न रिकग्निशन। नेक्स्ट, वी हैव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि वो इंस्ट्रक्शन जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। Next is the algorithm which goes through all possible solution until required solution, that is called recursive algorithm. Recursive algorithm वो algorithm होता है जो तब तक अपने आप को रिपीट करता रहेगा जब तक हमारे पास required solution नहीं आ जाता। Next is the algorithms which help in arranging a group of data in particular manner, कि हम अरेंजमेंट के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है दैट इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जो डाटा को सॉर्ट करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। द एल्गोरिथम विच ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, एक एल्गोरिथम जो एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये ऐसा एल्गोरिथम होता है जो बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, फिर छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, वो छोटे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलकर एक बड़ा सॉल्यूशन जो है वो बन जाते हैं। द एल्गोरिथम विच यूज अ रैंडम नंबर टू दैट गिव इमीडिएट बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एल्गोरिथम, रैंडमाइज करता है उसको। The sequence where we repeat specific set of instruction again and again, it is called a loop. Loop के अंदर हम instructions को again and again repeat करते रहते हैं। आगे जी, the loops which have to be terminated। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा लूप जिससे हमें टर्मिनेट करना पड़े,
जो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम से टर्मिनेट ना हो, हमें करना पड़े, ये इनफाइनाइट लूप कहलाता है। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक या तो हम उसको खुद से बंद ना करें, इसको हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है द लूप विच आर नेवर गोइंग टू एंड। ऐसा लूप जो कभी भी खत्म नहीं होता, ये अगेन एक इनफाइनाइट लूप है जो हमेशा जो है वो चलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। किसी भी तरह के सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।